एक बार फिर से बैक बेंचर स्टडी पॉइंट में एक नई डिस्कशन के साथ आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जिसके अंदर दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। इससे पहले कि लेक्चर में हमने देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने डिस्क्राइब किया हुआ था। एक एक आर्टिकल को हमने फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ था, साथ में डिस्कस किया था। पार्ट 1 जो था वो था आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। इसी तरह पार्ट 2 जो था 5 से लेके 11 तक। आज हम देखेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35 जो कि है फंडामेंटल राइट्स। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 इसमें क्या हुआ है, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से कहाँ तक है ये, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है। अच्छा, अगर हम मौलिक अधिकारों की हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि राइट्स किसको कहते हैं, यानी कि अधिकार जो है वो कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। दूसरा होता है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। तीसरा होता है लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार। और सबसे लास्ट और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार। इस 4 तरीके के अधिकार होते हैं। फंडामेंटल राइट जो कि हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 14 से 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए होते हैं, मानव को। लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार वो होते हैं जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन इसको बाद में कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। एक होता है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो होते हैं वो हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये खाली जैसे हमारे आर्टिकल 33 से लेके 34 और 35, इन तीनों आर्टिकल में संसद को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। तो ये वो अधिकार होते हैं जो संवैधानिक अधिकार जो हुए हैं वो संसद को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ये किसी नॉर्मल पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे किसी को प्राप्त नहीं होती है अधिकार। संवैधानिक रूप से किसी संस्था को दिए जाते हैं, मतलब कोई जो संविधान का भाग है या ये कह लो कि राज व्यवस्था का एक पार्ट है, उसको वो अधिकार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की कि आर्टिकल 12 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, राज्य के अंदर क्या क्या आता है। जैसे भारत की सरकार मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद उस स्टेट की सरकार जो राज्य सरकार जिसको हम कहते हैं, राज्य का विधानमंडल, उसकी नगर पालिकाएँ, उसके जो पदाधिकारी हैं वो सब, इन सब को मिला के एक राज्य की स्थापना होती है। तो आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ, मौलिक अधिकारों को निलंबित व अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मौलिक अधिकार हैं जैसे हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान में अगर नागरिकों को लोकतंत्र में मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे अधिकार दिए हुए हैं जिनका कोई छीन नहीं सकता, वो नागरिकों के मूल अधिकार हैं। तो लेकिन मूल अधिकारों को इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया गया, इतना एब्सोल्यूट नहीं है ये अधिकार कि इनको कोई हटा नहीं सकता। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है किसी स्टेट में या हमारे देश में, तो इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये जो शक्ति है, इसका जो अधिकार है वो संसद को दिया हुआ है संविधान द्वारा, कि किसी भी सिचुएशन में, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में मौलिक अधिकार, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाकर उनको निलंबित या उनको अल्पीकरण यानी उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है। अब आर्टिकल 13 के कुछ सब क्लॉज भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज कुछ होते हैं। तो आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि संविधान निर्माण से पहले के जो कानून या विधि है, विधि मतलब कानूनी होता है, कानून या विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है वह निलंबित कर दिए जाएंगे। यानी ऐसे कानून जो संविधान निर्माण से पहले, ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं वह निलंबित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 का क्लॉज 2। ये कहता है संविधान निर्माण के बाद जितने भी ऐसे कानून बने हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, उसको क्या निलंबित कर दिया जाएगा, अगर यदि वो ऐसे कुछ कानून बने हुए हैं संविधान निर्माण के बाद की बात हो रही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 का क्लॉज 3। इसमें क्या दिया है, विधि की परिभाषा, यानी कि अगर जैसे किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो, बाई चांस की बात मान लीजिए अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या करे,
तो वो क्या कर सकता है कि न्यायालय में रिट जारी करके अपने अधिकारों को पा सकता है, उनका हनन होने से वो बचाया जा सकता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 ये कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 का क्लॉज 4। सबसे पहली बात तो ये 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ये मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 13(4) मतलब जो जितने भी क्लॉज होते हैं, ठीक है, 13 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 5, ऐसे करके जितने भी क्लॉज सब क्लॉज होते हैं, ये सारे के सारे बाद में जोड़े गए हैं। मतलब जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय पर यह संविधान में नहीं थे, इनको संशोधन करके बाद में जोड़ा गया था। तो जितने भी हम सब क्लॉज देखेंगे आगे जाके या अभी भी, ये सारे के सारे कब हैं, बाद में जुड़े गए हैं। तो जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 है वो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1971 में हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा था कि जो अनुच्छेद 13 है उसकी कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, यानी जो 13 में जो भी बातें कही गई हैं वो जो 368 संविधान संशोधन है उस पर वो बातें कोई भी लागू नहीं होगी। ये क्या कहता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 4। अब हम देखते हैं हमारे कुछ मौलिक अधिकार। यहाँ से जो है मौलिक अधिकार हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, यानी समता का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 14, इसमें विधि या कानून के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉ। इसमें क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए जैसे होता है कानून के समक्ष समता, यानी कानून के लिए सब लोग समान है। कानून के लिए कोई भी किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। कानून के लिए सब समान है, सब बराबर है। और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ, इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉ, यानी कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है, इसके लिए कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई है इसका स्रोत देख लेते हैं। जो एक इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, और जो इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉ है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। यानी आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 15 का क्लॉज 1। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्यों को आदेश दिया जाता है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। यानी कि राज्य को ये आदेश दिया जाता है कि राज्य जो है वो किसी भी आधार पर कोई भेदभाव जो है नागरिकों के साथ नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल या राज्य विधियों से पोषित किसी स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इन जितनी भी जगहें हैं, सार्वजनिक स्थान कितने भी हो गए, होटल, मनोरंजन स्थल, सिनेमा हॉल वगैरह हो गया, दुकानें हो गई, और राज्य के अंतर्गत जो राज्य के कानून से जो स्थान पोषित है, मतलब जिस स्थान पर राज्य का कानून लागू होता है वहाँ पर किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, और होता है तो आपका अधिकार है कि उसके खिलाफ जा सकते हैं। कहता है यह अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का जो है वो अपवाद है। यानी कि 15(1) और 2 में क्या कहा गया है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये एक नया प्रावधान जो राज्यों को देता है, नया अधिकार देता है कि जो राज्य है वो इन आर्टिकल्स के परे जाकर महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सके, अलग से शासन व्यवस्था जो है वो लागू कर सके। क्योंकि अगर राज्य ने महिलाओं या बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग उनके लिए कानून बनाया तो आर्टिकल 15(1) और 15(2) इनका क्या होगा, उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं के लिए कानून बना है, बच्चों के लिए बना है, तो ये पुरुषों के लिए उनका मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में राज्य को अतिरिक्त शक्तियाँ दी गई है कि वो इन दोनों को ध्यान में ना रखते हुए किसी के लिए कानून, अगर जैसे महिला और बच्चों के लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ महिला और बच्चों के लिए अगर राज्य कानून बनाना चाहता है तो वो अलग से बना सकता है, ये उसको अधिकार है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है, इसे सबसे पहले तो ये देखते हैं, इसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जो हुआ था उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया था।
सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद उसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, यानी कि सामाजिक से और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है उसको, चाहे उसमें अनुसूचित जातियाँ हो या जनजातियाँ हो, उनके लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, यानी जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स जो हैं वो इसके द्वारा किए गए हैं, ताकि उनको सामाजिक और शैक्षिक रूप से उठाया जा सके। जैसे कि आरक्षण जो आज हम देखते हैं वो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, इसे 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था, आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 5 है, आर्टिकल 15 के जो क्लॉज 4 में कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, तो वो सरकारी संस्थानों में किए जाएंगे। आर्टिकल 15(4) के तहत सरकारी संस्थानों में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 15(5) के तहत जो प्राइवेट संस्थान हैं उनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं, ये 15(5) के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और 15(4) के अंदर सरकारी सेक्टर के अंदर है। अब देखते हैं आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता बाय रिजर्वेशन, SC ST OBC जो हम रिजर्वेशन आज देखने को कहते हैं। तो इसमें क्या है, लोक नियोजन के विषय में, मतलब अगर मान लीजिए जैसे कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है SC ST OBC जो हम देखते हैं, तो इनको इनके सामाजिक उत्थान के लिए इनको क्या गया, रिजर्वेशन दिया गया है ताकि ये अपने आप को समाज में ऊपर उठा सके। तो ये किसके तहत दिया गया, आर्टिकल 16, इनको समान अवसर की प्राप्ति हो इसके लिए इनको रिजर्वेशन दिया गया है, यानी अवसर की समानता होनी चाहिए सब में। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत, यानी कि आसान भाषा में लिखा हुआ है तो समझ गए होंगे। जो छुआछूत चलती थी, जैसे जो SC ST थे, इन पे क्या होता था कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग था, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय जो वर्ग था, वैश्य जो था, वो क्या करते, शूद्रों को छुआछूत मानते थे, मतलब उनको अगर छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाते थे। तो इस चीज़ का जो अंत है वो आर्टिकल 17 के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, यानी कि जो उपाधियाँ दी जाती थी, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की जैसे उपाधियाँ होती थी, भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गया। ठीक है, तो परमवीर चक्र तो खैर आर्मी का है, लेकिन जैसे भारत रत्न हो गया, तो भारत रत्न क्या थी, एक उपाधि थी, और लोग इसका ना फिर कई बार जिसको भारत रत्न मिला तो इसका कई देखा गया गलत फ़ायदा भी उठाने लगे। तो इसका क्या हुआ, पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी 1954 में की गई थी, और इसको आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत, मतलब इन सब का अंत कर दिया था। स्वतंत्रता से पहले की बात है। बाद में इसकी पुरस्कार देने की जब शुरुआत हुई 1954 में, इसको फिर से शुरू कर दिया गया। उस टाइम पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको शुरू करा था, 54 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने क्या करा, अवार्ड देना ही बंद कर दिया दोबारा से, इन्होंने उपाधियाँ देना, पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है 1980 में। 1980 में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, जब फिर से आती है तो इन्होंने फिर से अवार्ड को क्या करा, रीस्टार्ट कर दिया, मतलब फिर से देना शुरू कर दिया इन अवार्ड को, उपाधियों को, और उससे लेके अब तक जो है वो ये चला आ रहा है, अब तक फिर बंद नहीं हुआ। तो ये था हमारा स्वतंत्र समानता का अधिकार। तो यानी हमें समानता क्या है, समान अवसर, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, ताकि सब लोग समान रहें। उपाधि मिलने के बाद फिर वो उसका स्टेटस बढ़ जाता था समाज के अंदर। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ये है आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 बहुत मतलब एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। आर्टिकल 19 में क्या गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 ये कहता है हमारे विचारों की और अभिव्यक्ति की हमारे पास स्वतंत्रता है, हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 के कुछ क्लॉज और सब क्लॉज। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ये क्या कहता है कि भाषण देने की स्वतंत्रता, आपको भाषण देने की जो है वो स्वतंत्रता है, किसी को भी भारत में जो रह रहा है उसको भाषण देने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी, ये कहता है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों वाली सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, बहुत शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह अपने कहीं भी कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्वक और बिना हथियारों वाली सभा हो सकती है।
सभा मीटिंग। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी। इसमें कहा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप अपना खुद का एक दल, ग्रुप या कोई पार्टी बना सकते हैं, वो आपको बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी। इसमें कहा गया है भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी आपको भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई, भारत में कहीं भी स्थायी रूप से निवास की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता आपको कौन देता है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। ये कहता है कि भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है हर नागरिक को। तो ये था आर्टिकल 19, जो कि हमने बहुत डिटेल्ड में एक एक लाइन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ, कोई भी दिक्कत या समझने में नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे हमने देखा कि 19 के 1 का सब क्लॉज ए, फिर सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई, लेकिन सब क्लॉज एफ यहाँ पे गायब है और ई के बाद सीधा जी आ गया। तो एफ कहाँ गया? एफ में क्या था कि जो प्रॉपर्टी का राइट था, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, यानी संपत्ति का जो अधिकार था, वो पहले मौलिक अधिकार था, मैंने बताया था आपको, तो वो एफ के अंदर था, जिसको बाद में यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आप नागरिक है देश का, अगर उसका कोई भी अपराध है वो सिद्ध हो चुका है, एक बार ही उसको सज़ा मिल चुकी है, तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। अगर वही अपराध वो दोबारा करता है तो सज़ा मिलेगी, लेकिन एक ही अपराध के लिए उसको बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 20 जो है वो आपको संरक्षण देता है अपराधों के संबंध में दोषी सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, अगर आप एक बार दोषी सिद्ध हो गए, आपने उस गुनाह की सज़ा काट ली है, तो आपको उसी की दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी आपकी जो लाइफ है और आपकी जो खुद का पर्सनल जो बॉडी है या आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी स्वतंत्रता आपको है। आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, इस चीज़ की आपके पास स्वतंत्रता है। इसका एग्जाम्पल था मेनका गांधी मैटर, यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। इसमें क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 77 में, आपातकाल लगा था, तो इनकी सरकार गिर गई थी और मेनका गांधी जो थी वो विदेश जाना चाहती थी। और हुआ क्या था कि जो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब जो अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने क्या करा था, इनका पासपोर्ट जो था वो रद्द कर दिया था बिना कारण बताए। और इन्होंने फिर इसी मैटर पे केस वगैरह फाइल करा था और केस चला था। तो इसी बात पर इन्होंने मुद्दा उठाया था कि इस आर्टिकल का, हमारे इस अधिकार का जो है वो इनका हनन हुआ है। तो आगे मैटर वगैरह चला, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 21 का क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। यानी ये कौन कराएगा? ये बच्चों का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21 ए के तहत ये बच्चों का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराए। ठीक है, चाहे वो माँ बाप हो या गवर्नमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 22, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, इसमें इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि गिरफ्तारी, मान लीजिए आपने कोई क्राइम करा और आपको कोई अरेस्ट करने आ रहा है। अगर अरेस्ट करने आ भी रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि उससे आप वजह जान सके कि वो क्यों अरेस्ट करने आ रहा है, कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो ये आपका अधिकार है, किसके तहत? आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा अधिकार है। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 23 से 24, बस 2 ही आर्टिकल है इसमें। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव के दुष्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको पता है, मानव तस्करी जो होती है, ज़्यादातर लड़कियों को ख़रीदा बेचा जाता है, बाहर कहीं भी ये बेचा जाता हो, लेकिन जो ये है इसके विरुद्ध
आप जा सकते हो। ये आपका अधिकार है कि अगर आपको कोई व्यापार मतलब मानव का व्यापार कर रहा है या आपको कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है आपसे, कोई भी, चाहे वो बड़ा हो बच्चा हो कोई भी हो, तो फोर्स लेबर अगर हो रही है तो उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। आपका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है ये, आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम का निषेध, यानी चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन, यानी कब तक का? 14 साल। तो अगर कोई बच्चा 14 साल का है तो उससे पहले उससे कोई काम नहीं कराया जाएगा, वो चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाएगा। तो चाइल्ड लेबर जो है वो, ये भी आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से खाता है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अगर इसको देखें तो। आर्टिकल 25 को अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि किसी भी धर्म को मानने और उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का हमारा अधिकार है। हमारे पास अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका हम अपना सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि अगर हमें कोई धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कराना है, जैसे कि आज अगर हम हिंदू धर्म में देखते हैं, हम ये अपने में, तो आपको कहीं जागरण कराना है, आपको अपने घर पे कीर्तन कराना है, कुछ भी कोई भी प्रोग्राम कराना है, तो उसका आपके पास अधिकार है कि आप इस धार्मिक कार्यक्रमों का प्रबंध कर सकते हैं, आपको उस चीज़ की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आर्टिकल 27 धार्मिक करों के संदाय के विषय में स्वतंत्रता। संदाय मतलब ना देना, यानी कि धार्मिक करों पर ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि अगर आप देना है तो देना ही है, मतलब इसके ऊपर आप दो चाहे मत दो, ये आपकी स्वतंत्रता है धार्मिक कर को। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा संस्थान को छोड़कर किसी भी सरकारी एवं निजी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा संस्थानों के अंदर ही दी जाएगी। इसके अलावा किसी सरकारी या निजी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी। ये क्या कहता है, कौन कहता है? आर्टिकल 28 कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ये हमारे अधिकार कहाँ तक है? आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, ये जो अधिकार देख रहे हैं हम, ये खाली माइनॉरिटीज़ के लिए है। अच्छा, माइनॉरिटीज़ जो है वर्ड है, जो अल्पसंख्यक जिसको हम यूज़ करते हैं अक्सर, ये जो वर्ड है ये संविधान में व्यक्त नहीं किया गया था, ठीक है। इसकी व्याख्या जो है वो संविधान में नहीं है, कहीं पर भी संविधान में अल्पसंख्यक वर्ड को यूज़ नहीं किया गया। इसको डिफ़ाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से अल्पसंख्यकों की डिफ़ाइन किया? एक तो लैंग्वेज के बेस पर, दूसरा था पॉपुलेशन के बेस पर। लैंग्वेज के बेस पर जैसे मुस्लिम और सिख, इसमें क्या है, जैसे मुस्लिम्स की आबादी हम देखें तो मुस्लिम की आबादी अराउंड 35% के आसपास है अप्रॉक्स इंडिया के अंदर। टोटल पॉपुलेशन का 35% जो है वो मुस्लिम है, तो इस हिसाब से तो वो अल्पसंख्यक है नहीं। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि उर्दू जो होती है वो उनकी मेन लैंग्वेज है, तो उर्दू बोलने वाले भारत के अंदर 2 से 3% है। इस लैंग्वेज के बेस के ऊपर मुस्लिम्स को अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो प्राप्त है, ठीक है। ऐसे ही सिख भी बहुत हैं, लेकिन उनके में जो लैंग्वेज जो बोली जाती है वो उनकी बहुत कम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है पॉपुलेशन पे आता है, जैसे जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, ये लोग क्या है, इनकी पॉपुलेशन ही कम है इंडिया के अंदर। तो पॉपुलेशन के ही आधार पर इनको 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो जैनों को मिला था 2014 में, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जो है वो 2 तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है। अगर क्वेश्चन बनता है कि अल्पसंख्यकों का जो है संविधान में वर्णन है या नहीं है, या कहाँ वर्णन मिलता है अल्पसंख्यकों का, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो डेफिनेशन थी, इसको जो डिफ़ाइन किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, संविधान में इसकी कहीं पर भी व्याख्या नहीं है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 29 को। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। इनके जो जितने भी हित हैं उनका संरक्षण कौन करता है? आर्टिकल 29 के तहत होता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन का अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने शिक्षण संस्थान जो हैं प्राइवेट खोल सकते हैं और उनको चला सकते हैं, इस चीज़ की उनको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का मतलब अगर मान लीजिए इसका काम क्या है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसका उपचार क्या करने का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32 में है।
और आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर के द्वारा। और संविधान मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार किसने दिया है? आर्टिकल 32 ने दिया है। और हाई कोर्ट में ये अधिकार जो है वो 226 अनुच्छेद ने दिया हुआ है। अच्छा, अधिकारों की रक्षा जो है वो कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अगर अधिकारों का हनन हुआ है तो वो रिट जारी करेगा। ठीक है, रिट होती है एक, रिट जारी करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अब रिट हम देखते हैं, रिट जो है वो कितने प्रकार की होती है। रिट जो होती है, पहली होती है हैबस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होती है मैंडामस परमादेश। थर्ड होती है क्यो वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। और चौथी होती है प्रोहिबिशन प्रतिरोध। और फिफ्थ होती है सर्टेनरी उत्प्रेषण। ठीक है, ये 5 तरीके की जो है रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रिट्स जो याचिकाएं हैं, जो रिट है जिसको हम कहते हैं, याचिका भी कहते हैं। तो हैबस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है? सह शरीर प्रस्तुत करो। ये किस किस के लिए होती है? किसी कंपनी पर लग सकती है, किसी आदमी पर लग सकती है, ऑफिसर पर, मिनिस्टर पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, इन सब पर ये रिट जो है वो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके तहत क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बंदे को मुझे मतलब अगले दिन कोर्ट में सह शरीर जारी करना है, अगर उस पर हैबस कॉर्पस लगी है तो उसको ज़िंदा उस सह शरीर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना है। तो उसको क्या है, पुलिस वाले पकड़ते टाइम मार नहीं सकते, उसको ज़िंदा ही कोर्ट में लाना पड़ेगा हैबस कॉर्पस में। मैंडामस परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब परम आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आदेश देता है प्रस्तुत होने के लिए, इन्हीं के ऊपर लगती है इसमें। लेकिन किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर ये मैंडामस जो है रिट ये नहीं लग सकती, किसी इंडिविजुअल पर्सन पर, किसी संस्थान या मिनिस्टर, कंपनी, किसी ऑफिसर पर ऐसे लगती है। नेक्स्ट है क्योटो वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा, यानी आपको क्या अधिकार हैं। ये भी इन्हीं कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस पर लगती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या कोई ऑफिसर अपना कोई काम कर रहा है, तो अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है और उसको बताता है कि भाई आपका इसमें क्या अधिकार है, आप इसमें क्यों हाथ डाल रहे हो। ठीक है, और इसमें उन लोगों को उनके अधिकार बताए जाते हैं, भाई तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करो। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन यानी प्रतिशोध यानी रोक लगाना। मान लीजिए ये अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट पे लगाता है, यानी कोई भी ऊपर कोर्ट का है वो नीचे वाले कोर्ट पे ये प्रोहिबिशन की जो रिट है वो जारी करेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? हाई कोर्ट पे रिट जारी करी। कैसे? जैसे हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? उस पर रिट जारी कर दी और उस पर रोक लगा दी कि भाई अभी ये नहीं होगा, तुमने ये किस बेस पे कहा है। एक होता है सर्टरेरी उत्प्रेषण जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। ये भी अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट पे लगाई जाती है। इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट पे अगर वो केस चला गया आगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? हाई कोर्ट के लिए एक रिट जारी कर दी है सर्टरेरी और उत्प्रेषण की जो है। और इसमें क्या होता है? फिर हाई कोर्ट को आके प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो निर्णय दिया है वो किस बेस पे दिया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों, बलों आदि को लागू करने या उनका उपांतरण करने की संसद की शक्ति। ये मैंने बताया था आपको शुरू में ऊपर कि आर्टिकल 33, 34 और जो 35 है, ये तीनों किसके पास है? संसद के पास ही शक्तियाँ दी हुई है। ये किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जा सकती। ये शक्तियाँ कौन सी है? ये अधिकार कौन सा है? संवैधानिक अधिकार, जो मैंने 4 टाइप के अधिकार बताए थे। तो आर्टिकल 33 में ये होता है, जैसे मान लीजिए बॉर्डर पर अगर कोई सेना लगी है, कोई सशस्त्र बल है या आर्मी है, तो उनके अधिकारों को संसद जो है वो उनका उन्मूलन कर सकती है, उनको निरस्त कर सकती है, उनके मौलिक अधिकारों का जो है वो कम कर सकती है, उनके प्रभावों को कम कर सकती है, ताकि जो है उनको नैतिकता और डिसिप्लिन में लाया जा सके। नहीं तो फिर वो अपने अधिकारों के चक्कर में, मान लीजिए किसी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहता है मैं कहीं भी घूमूं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं भी घूमे भारत में, अपनी ड्यूटी छोड़ के वो कहीं घूमने लग जाए। या मान लीजिए उसको समानता का अधिकार है,
तो ऐसा क्या होगा, डिसिप्लिन बिगड़ेगा वहाँ आर्मी के अंदर। तो आर्मी में डिसिप्लिन लाने के लिए क्या है, संसद जो क्या करती है कि किसी के भी जो अधिकार है उनको कुछ प्रभाव कब कर सकती है उनका, तो ये अधिकार संसद के पास दिया हुआ है। 34 में क्या दिया है, जब किसी क्षेत्र में सेना का प्रतिनिधित्व हो तो उस भाग द्वारा, तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, जैसे अभी मणिपुर में हिंसा चल रही है, तो मणिपुर में हिंसा के दौरान मान लीजिए वहाँ पे आर्मी जो सेना है, सेना का शासन लागू हो जाता है। और सेना का वहाँ शासन लागू हो जाता है तो जो वहाँ के लोगों के अधिकार हैं उनको जो है वो निर्बंधन किया कर दिया जाएगा, यानी उनको कम कर दिया जाएगा या उनको निरस्त कर दिया जाएगा, उनके अधिकारों को जो है वो दबा दिया जाएगा, मौलिक अधिकारों को। तो ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास। नेक्स्ट है 35, मूल अधिकारों को प्रभावी करने की संसद की शक्ति, यानी संसद अगर चाहे तो किसी भी मौलिक अधिकार को, उसके प्रभाव को बढ़ा सकती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये थे हमारे मौलिक अधिकारों का चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने पॉइंट वाइज, एक एक लाइन वाइज आंसर जो है वो एक एक आर्टिकल को पढ़ाया है। कोई भी डाउट हो कमेंट में करिएगा और वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।